नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं एमपी टेट वर्ग 2 के पुराने प्रश्न पत्र में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाला हूं। ये डिस्कशन आने वाली परीक्षा एमपी टेट वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। तो बिना किसी देरी के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 का 21 फरवरी 2019 का पहली शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन के सारे आंसर छुपा के रखे हुए हैं ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र एवं भावात्मक रूप से चित्रित किया है, तो यह खालिस्तान का उदाहरण है। जो पाठ्य पुस्तक है उसने क्या किया है, ये धारणा बताई है कि लड़कियां नम्र होती हैं और लड़के बुद्धिमान होते हैं। और ये धारणा किस में आती है, जेंडर स्टीरियोटाइप में, जहाँ पर ये धारणा बना ली जाती है कि लड़कियां कमज़ोर हैं या फिर वो नम्र होती हैं, भावात्मक होती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिंग रूढ़िबद्धता या जेंडर स्टीरियोटाइप। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी के बाद दो समांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, इसका एक उदाहरण खालिस्तान है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मिलर लायर भ्रम, परिदृश्य भ्रम, गति भ्रम और दृष्टि भ्रम। एक एक जो ऑप्शन है उसका हम डिटेल में देखेंगे कि वो ऑप्शन में क्या चीज़ है, वो उसका उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर मिलर लायर भ्रम है। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पर दो लाइनें होती हैं बराबर लंबाई की, लेकिन एक लाइन में ऐसा तीर अंदर को होते हैं और एक लाइन में ये बाहर को होते हैं। तो लोगों से अगर पूछा जाए कि कौन सी लाइन बड़ी है तो बोलेंगे कि ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है। तो ये उनका भ्रम है, एक्चुअली दोनों बराबर होती हैं। तो इस भ्रम को कहते हैं मिलर लायर भ्रम। अगला भ्रम है परिदृश्य भ्रम। तो इसमें क्या होता है कि दो ट्रेनों की ऐसी पटरियां होती हैं तो दूर जाने पर ऐसा लगती हैं कि ये आपस में मिल जाएंगी। तो इस भ्रम को कहते हैं परिदृश्य भ्रम, जबकि हमको पता है ये दोनों समांतर ही जाएंगी, कहीं मिलेंगी नहीं। लेकिन फिर भी अपने आप कभी जाके देखेंगे रेल पटरियों को तो दूर जाके ऐसा लगेगा कि वो आपस में मिल जाएंगी। तो इसको कहते हैं परिदृश्य भ्रम। अगला भ्रम है गतिक भ्रम। इसमें क्या होता है, आपने ऐसा कुछ एक चित्र देखा होगा जिसमें ऐसा 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 कुछ करके वो गोला गोला ऐसा हो रहता है और आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सब चल रहा है, घूम रहा है पूरा, लेकिन वो स्टैटिक होता है। तो उसको बोलते हैं गतिक भ्रम या गति भ्रम। इसी तरह से दृष्टि भ्रम। दृष्टि भ्रम एक टाइप का भ्रम होता है जिसमें आँखों का धोखा होता है, आपको विजुअल इल्यूजन है ये एक टाइप का। तो इससे बोलते हैं ऑप्टिकल भ्रम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव या परिदृश्य का भ्रम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑटिज्म इज ए खालिस्तान। ऑटिज्म एक खालिस्तान है। पहला ऑप्शन है ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार। दूसरा ऑप्शन द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर। तीसरा ऑप्शन है विपक्षी उद्दंड विकार। चौथा ऑप्शन है न्यूरो विकास विकार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यूरो विकास विकार। इसमें जो आपका न्यूरो सेल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण जो बच्चा होता है वो सामाजिक नहीं हो पाता है, वो समाज में जो लोग हैं उनके सामने बोल नहीं पाता है, हकलाता है, इस टाइप से कम करता है, आंखें नहीं मिला पाता लोगों से। तो इस टाइप का जो डिसऑर्डर होता है उसे ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते हैं, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप में लगा सकता है। पहला ऑप्शन उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन अनुशासनात्मक समस्या। तीसरा ऑप्शन है अधिगम आवश्यकता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता। और चौथा ऑप्शन है विद्यालय बदलने की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि जो लगातार असफलता मिल रही है बच्चे को तो ज़रूर उसमें कोई परेशानी होगी उसे पढ़ने में और उसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होगी, तभी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
ब्लाइंड मेमोराइजेशन इज कॉल्ड, अंध स्मरण खालिस्तान कहलाता है। पहला है ऑप्शन है सस्वर पाठ, दूसरा ऑप्शन रटने द्वारा अधिगम, तीसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण अधिगम और चौथा ऑप्शन है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर अंधा स्मरण हो रहा है, अंध स्मरण हो रहा है, तो यहाँ पर अर्थपूर्ण अधिगम तो होगा नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का रटने द्वारा अधिगम। आप लगातार रट रहे हैं बिना कुछ समझे, बिना कुछ अर्थ जाने, तो उसे कहते हैं रटना, रोट लर्निंग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है? तो आंसर कीजिए आप इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर सबसे पहला जो प्लान है, जो करेक्ट ऑर्डर है, वो है प्रेरणा, मोटिवेशन, फिर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, फिर आप प्रेजेंट करेंगे, फिर पुनर्पूंजीकरण, रिकैम्पुचलाइजेशन करेंगे, फिर आप मूल्यांकन करेंगे और फिर गृह समनुदेशन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति है। पहला ऑप्शन सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण, तीसरा है केस स्टडी और चौथा है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर व्यवहारवादी क्या करेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, वो सर्वेक्षण नहीं करेंगे, आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, केस स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह खालिस्तान का हिस्सा है। वंशानुगत, दूसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्व पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक पर्यावरण और चौथा ऑप्शन है भौतिक पर्यावरण। तो यहाँ पर जो धर्म जिससे बच्चा संबंधित है उसे हम कहते हैं सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट या सामाजिक पर्यावरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट मस्ट बी, व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए। जेंडर बाइज्ड, लिंग पक्षपाती, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, अधिक से अधिक प्रश्न, ये भी नहीं होना चाहिए। रिलायबल एंड वैलिड, विश्वसनीय और वैध, बिल्कुल। अगर कोई भी टेस्ट है, अगर वो उस पर आपको विश्वास है, उसकी वैधता है, वो वैध है, वैलिड है, तभी आप उस टेस्ट को मानेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा, ये नहीं होगा चौथा ऑप्शन नवाचारी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट दोनों एक साथ होते हैं। तीसरा ऑप्शन सामान्य और विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट एक दूसरे पर निर्भर नहीं। तो आंसर पिक कीजिए आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। अब क्या है, जब बच्चे विकास होता है, बच्चों का विकास होता है, तब उनकी जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो पहले डेवलप होती हैं, चाहे वो पैरों की मांसपेशी हो, हाथों की मांसपेशी हो, लेकिन जो उनकी उंगलियां हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो बाद में डेवलप होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चा चलना, दौड़ना, भागना ये पहले सीख लेते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस तब होती है जब वो स्कूल जाते हैं, जब वो किंडरगार्टन में होते हैं, तब उनको जैसे मिट्टी के द्वारा उनको उनके हाथों को मजबूत किया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है लिखने के द्वारा, है ना, इस टाइप से उनको लिखना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि पहले जो है ना विशिष्ट कार्य होंगे, जो बड़ी मसल होंगी वो डेवलप होंगी, फिर जाके सामान्य कार्य होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है डाल्टन डज नॉट हैव, डाल्टन योजना डाल्टन प्लान में नहीं है। ऑप्शन पिक कीजिए आप लोग। आप लोगों से निवेदन है कि जो टर्म मैं डिस्कस करूंगा इस डिस्कशन में, कृपया आप उनको भी नोट करके चलें, क्योंकि क्या पता अगली बार उन्हीं टर्म से क्वेश्चन ना जाएं। जैसे यहाँ पर मैं डाल्टन प्लान के बारे में कुछ बताऊंगा, तो अब उसको नोट कर लें। तो यहाँ पर जो डाल्टन प्लान है वो हेलेन फारकास्ट ने आरंभ किया था। इसमें दो प्रमुख सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत है विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समयावधि के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की सुविधा देना, ये पहला सिद्धांत था उनका। और दूसरा सिद्धांत था बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो, जितनी देर तक बच्चा
उस सब्जेक्ट को अध्ययन करना चाहता है उतने देर तक उस सब्जेक्ट को, उस विषय को अध्ययन करने देना चाहिए बच्चों को। तो जो इनका ये सिद्धांत था, इससे हमें स्पष्ट होता है कि ये शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये एक टाइप का विद्यालयी व्यवस्था है जो एलन फरकास ने दी थी। तो यहाँ से हम ऑप्शन पर चलते हैं। तो उनके जो दो सिद्धांतों के हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है समय सारणी, वो नहीं होनी चाहिए। तो और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। और हम इनका नाम भी याद रखिए, पता चले अगली बार यही क्वेश्चन आ जाए कि डाल्टन योजना किसने प्रारंभ की। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर्म्स पार्ट ऑफ खालिस्तान डेवलपमेंट। सही और गलत की समझ होना ये खालिस्तान विकास का हिस्सा है। तो अगर किसी में सही और गलत की समझ है तो उसे कहते हैं नैतिक विकास। ये सब नैतिक विकास में आता है। ये थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूँ, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी कोलबर्ग ने, तो उसमें बताया था कि जो सही गलत का निर्णय होता है वो कैसे करते हैं बच्चे, कौन सी स्थिति में कैसे निर्णय करते हैं, सारी स्थितियों के बारे में मैंने बताया है। तो आप थ्योरी के वीडियो भी ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। तो जो मैस्लो ने 5 पद दिए थे, जो हायरार्की दी थी, उनमें पहले में थी शारीरिक, दूसरा था सुरक्षा, तीसरा थी प्यार अपनापन, चौथा था मान्यता या एस्टीम, और 5वीं थी आत्मसिद्धि। तो यहाँ पर आत्मसिद्धि में के बाद सबसे ऊपर होती है, जहाँ पर आप सारे लेवल पार कर जाते हैं, इसके बाद कुछ नहीं रह जाता। तो यहाँ पर आत्मसिद्धि के बाद आप कुछ नहीं चाहेंगे, कोई नीड आप में डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पर जितने भी आत्मसिद्धि वाले ऑप्शन हैं वो सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आत्मसिद्धि के बाद कोई लेवल है ही नहीं तो आप में नीड की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आगे, तो नीड की कमी होगी नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा होगा। सपोज़ आपके पास शारीरिक आवश्यकता है, मतलब आप खाना पीना मिल रहा है, तो आपको सुरक्षा की ज़रूरत होगी, आपको घर चाहिए होगा, जॉब चाहिए होगी। अगर आपके पास जॉब, घर है, खाना पीना है, तो आप चाहेंगे कि आपको प्यार मिल जाए, हंसता खेलता आपका परिवार हो, उसकी चाह होगी। वो चाह आपकी पूरी हो गई तो फिर आप चाहेंगे कि लोग आपको जाने, 4 लोग पूछे, 4 लोग सलाम करें। अगर वो पूरी हो गई तो आप चाहेंगे कि आप जो आप में सबसे ज़्यादा हैं, मतलब जिस पोटेंशियल तक आप हैं वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो वो होगी आत्मसिद्धि। तो अगर आप एक बार आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। इसलिए ये 3 आंसर गलत हो जाएंगे और ये चौथा सही हो जाएगा। तो आंसर 4 सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति खालिस्तान विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी में जो विकास के 8 चरणों के बारे में डिस्कस किया गया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी पदों में इन्होंने विभक्त किया हुआ है 8 टाइप से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 8 स्टेजेज में इन्होंने उसको बांटा हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षकों की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है, वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम में संलग्न होते हैं। अगला ऑप्शन, वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। तीसरा ऑप्शन, वे स्मार्ट समझदार दिखना चाहते हैं। चौथा ऑप्शन, वे दूसरे के साथ प्रदर्शन की तुलना करते हैं, इसको जज करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर गलत हो गए, क्योंकि वो स्मार्ट समझना चाहते हैं। अगर लक्ष्य जा रहे हैं तो उनका लक्ष्य ये नहीं है कि स्मार्ट दिखें, समझदार दिखें, या फिर दूसरों के साथ कंपटीशन करें, जज करें। तो यहाँ पर ये 2 आंसर गलत हो गए। वे गलतियों के सारा यहाँ पर ये सेकंड आंसर सही होगा। वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ज़्यादा सही होगा फर्स्ट ऑप्शन से। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए नया तरीका सीखने में असमर्थ है, क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है। पहला है सहज पुनः प्राप्ति, दूसरा है पृष्ठोन्मुखी अवरोध, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, तीसरा ऑप्शन है अग्रोन्मुखी अवरोध, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, और चौथा है डिलेड इफेक्ट, विलंबित प्रभाव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर
इन दो टर्म को मैं समझा देता हूँ। जो अवरोध होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेट्रोएक्टिव अवरोध या इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है कि आपने कोई सपोज नई चीज़ सीख ली, तो आप पुरानी चीज़ को भूलने लगते हैं, आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो नई चीज़ के कारण पुरानी चीज़ आप भूलने लगते हैं, अवरोध हो जाता है नई चीज़ के कारण, तो उसे बोलते हैं रेट्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव में क्या होता है कि पुरानी चीज़, आपने कोई पहले चीज़ सीख ली थी, तो अब क्या हुआ, आप नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो जो पुरानी चीज़ है वो अवरोध करती है नई चीज़ सीखने के लिए, तो ये होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ तीसरा आंसर होगा, क्योंकि यही बोला गया है क्वेश्चन में कि जो बच्चा ऊनो खेलने के लिए नई विधि नहीं सीखना चाहता, क्योंकि उसने पुरानी पहले ही कोई नई विधि सीखी हुई है, तो जो पुरानी चीज़ है वो नई चीज़ों को सीखने में इंटरफेयर कर रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो आप इनको नोट्स बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, ये वीडियो ला रहा हूँ और ढूंढ ढूंढ के चीज़ें ला रहा हूँ, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्योंकि मैं लगातार पेडागोजी के रिलेटेड वीडियो ला रहा हूँ, थ्योरी भी पढ़ रहा हूँ और प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चन और ओल्ड पेपर डिस्कशन भी करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप मेरे चैनल को। और इसके अलावा यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसके बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया, तो वो चीज़ आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे, और जीरो तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर रहेगी चीज़, याद तो रहेगी लेकिन इतना नहीं। लेकिन अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत याद कर लेंगे। जैसे आप पिछली बार आपको पढ़ने में 1 महीने लगा था वो चीज़ याद करने में, लेकिन अब 10 दिन नहीं लगेंगे। तो ये है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण खाली स्थान बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस क्वेश्चन से आपको पता लग रहा है कि बच्चा कंफ्यूज है आयु और लंबाई में, तो इसमें कौन सी अवस्था में वो हो सकता है। तो यहाँ पर अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेट। सेंसरी मोटर स्टेट में बच्चा सही से बोल भी नहीं पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आप देखेंगे कि बच्चा तर्क लगाने लगेगा, देख के सीखने लगेगा चीज़ों को, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और फॉर्मर ऑपरेशन में तो वो के सामने भी कोई चीज़ नहीं है, उस पर भी लॉजिक लगाने लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाली विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। पहला है कैफीन, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है अल्कोहल शराब, चौथा है विकिरण। विकिरण प्रभावित करता है, शराब प्रभावित करता है, कैफीन भी प्रभावित करता है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज प्रभावित नहीं करती, तो यहाँ पर यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच है। प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच मतलब स्पीच करने से पहले की बात। जब वो बच्चा बोलने लगता है उससे पहले क्या क्या होता है, तो वो कूलिंग करता है, बिल्कुल, बैबलिंग करता है, बड़बड़ाता है, बिल्कुल बड़बड़ाता है, रोता है, बिल्कुल रोता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा टेलीग्राफिक स्पीच आंसर होगा। और ये टेलीग्राफिक स्पीच होती क्या है, पहले एक्चुअली लोगों टेलीग्राफ भेजते थे, टेलीग्राफ में बहुत शॉर्ट मैसेज जाते थे 2 या 3 अक्षर के, तो उसे टेलीग्राफ कहते थे। और इसी टाइप से जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो नया नया बोलना सीखते हैं तो वो बोलते हैं जैसे मम्मी खाना, तो इसका मतलब उन्हें भूख लगी है खाना दे दो, मम्मी पानी, तो ये सिर्फ वो 2 शब्द ही बोल पाते हैं, तो इससे हम समझते हैं। तो ये होती है टेलीग्राफिक स्पीच, इसमें बच्चा बोलने लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। चढ़ना, कुलाचे मारना, दौड़ना, लिखना। तो देखिए मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले हमारी बड़ी मसल्स डेवलप होती हैं, फिर हमारी जो छोटी मसल्स हैं जैसे उंगलियों, इन सब की मसल्स, तो पहले ग्रॉस मटर डेवलप होती हैं, फिर फाइन मसल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, लिखना बाद में सीखते हैं बच्चे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है। प्रक्रियात्मक स्मृति, गैर घोषणात्मक स्मृति, अर्थ स्मृति या प्रासंगिक एपिसोडिक स्मृति।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एपिसोडिक स्मृति, जो पिछले हिस्से को, जो अपने पहले चीज़ें कर चुके हैं उसको एपिसोड के बना के सेव करता है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सब एपिसोडिक मेमोरी में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटि भी हो सकती है? बुद्धि, युक्ति वाक्य, एल्गोरिथम या स्वानुभाविक स्वतः शोध? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस पद्धति का हमें नाम बताना है जो समाधान दे सकती है, उसमें त्रुटि भी हो सकती है। तो वो विधि है ह्यूरिस्टिक, स्वानुभाविक विधि, जिसमें आप स्वयं ही अनुभव करके सीखते हैं, ढूंढते हैं चीज़ों को, समाधान निकालते हैं। उसमें त्रुटि भी हो सकती है क्योंकि आप खुद ढूंढ रहे हो तो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों की अधिगम का मार्ग परिभाषित है। दूसरा ऑप्शन, एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह अनुभवों के माध्यम से अधिगम है। चौथा ऑप्शन, निरंतर अभ्यास से अधिगम। तो यहाँ पर अनुभवात्मक शिक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2nd। यह एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 2nd। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं? तो यहाँ इस क्वेश्चन में बता दूं कि जो पेरेंटिंग है, पालन पोषण है, वो 4 टाइप का होता है। पहला होता है आधिकारिक पेरेंटिंग या पालन पोषण। नियम इसमें क्या होता है कि नियम बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। मीडियम जो मध्यम उत्साह होता है, सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को, उन पर कंट्रोल भी रखते हैं, उन्हें स्वतंत्रता भी देते हैं कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल ज़रूर रखते हैं। तो इस टाइप के माँ बाप क्या कहलाते हैं? जो पालन पोषण वो करते हैं उसे कहते हैं आधिकारिक पेरेंटिंग या पालन पोषण। अगला है सत्तावादी पालन पोषण। इसमें क्या होता है? निम्न उत्साह होता है, उच्च नियंत्रण होता है, बहुत कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उनके रूल को, और जो उनके नियम होते हैं वो भी बहुत कड़े होते हैं, बहुत कम स्वतंत्रता देते हैं। जो माँ बाप बोले वही बच्चों को करना पड़ेगा। ये सब होता है सत्तावादी पेरेंटिंग, सत्तावादी पालन पोषण में। अगला है परमिसिव पेरेंटिंग या अनुमोदक पेरेंटिंग, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें क्या होता है? इसमें माँ बाप बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं उनके साथ, ना ज़्यादा डांटते हैं, उच्च उत्साह रहता है और निम्न नियंत्रण रहता है। वो पूरी फ्रीडम देते हैं बच्चों को और बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि बच्चों के साथ वो उच्च उत्साह में होते हैं और निम्न नियंत्रण होता है। और लास्ट वाला है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है? निम्न उत्साह होता है, निम्न नियंत्रण होता है, कोई रूल नहीं होता, उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा करें तो उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं होती, बुरा करें तो भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप के पेरेंटिंग हो गई ये 4। तो इनको भी आप याद रखिए, इनसे क्वेश्चन हर बार आते रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है? फ्रॉइड, बेंडूरा, पियाजे या एरिक्सन? तो यहाँ पर जो आंसर होगा, फ्रॉइड ने किया है, पियाजे ने भी किया है और एरिक्सन में भी 8 दिए हैं स्टेजेस, इन्होंने भी दी हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बेंडूरा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है? संख्यात्मक पद्धति के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है लय ताल बनाने की क्षमता। बिल्कुल नहीं, ये तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और लय ताल संगीत में होता है, ये भी नहीं। संगीत की अभिव्यक्तियों के रूप में सराहना, ये भी नहीं, ये भी म्यूजिकल बुद्धिमत्ता में आता है, संगीत में बुद्धिमत्ता में, तो ये भी गलत। तो सही आंसर होगा 4। ध्वनि, लय ताल, शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें पेशे से बाहर किया जाना, बिल्कुल गलत। शिक्षा शास्त्र प्रशिक्षित नहीं होने वाले पेशे से बाहर कर देना, बिल्कुल गलत। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी, नहीं। तो ऑप्शन पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करने के लिए, बिल्कुल ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 28। निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है? तो यहाँ पर आंसर कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विषय आत्मबोधन परीक्षण, ये फर्स्ट आंसर सही होगा। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यहाँ पर आंसर होगा। ये थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने भी दिया था? हेनरी ए मोर्रे ने दिया था। इसमें क्या होता है कि अस्पष्ट तस्वीरों को लोगों को दिखाया जाता है और जो उन्होंने दृश्य में देखा है उनसे पूछा जाता है, उसके बारे में कहानी को जो पूछा जाता है, व्याख्या पूछी जाती है, उस आधार पर विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पर यही आंसर है करेक्ट। इस तरह से शाही धब्बा भी पर्सनालिटी का टेस्ट है। इसमें धब्बे वाली फ़ोटो को दिखाया जाता है और फिर उनसे ऑप्शन जो उसके बाद दिए जाते हैं उसको चुनने के लिए कहा जाता है और जो ऑप्शन उन्होंने चुने हैं उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसी टाइप से शब्द संबंधी परीक्षण में क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड दिए जाते हैं और तुरंत ही उनसे सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है। कथा वाचन परीक्षण में थोड़े से समय के लिए कथा को बोलने के लिए, कुछ टॉपिक पर बोलने के लिए दी जाती है। तो इस टाइप से ये ऑप्शन मैंने बता दिए सारे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का सही क्रम है? तो आपने अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं अपना ऑप्शन। तो मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ। अभिप्रेरणा में सबसे पहले आपके अंदर सबसे पहले किसी चीज़ को पाने के लिए नीड आएगी। नीड के लिए आपको वो नीड आपको ड्राइव करेगी, आपको वो जो काम है उसके लिए प्रेरित करेगी। तो सबसे पहले नीड आएगी, फिर आपको वो ड्राइव करेगी, फिर आप जैसे ही ड्राइव करेगी तो आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, फिर आपको चीज़ वो मिल जाएगी, अचीव हो जाएगी, तो फिर आपका जो ड्राइव आ रही थी वो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। पहले नीड होगी, फिर वो ड्राइव आएगी जो आपको प्रोनोट देगी, उत्प्रेरित करेगी, ड्राइव करेगी आपको आगे काम करने के लिए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। जैसे ही आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे तो आपको फिर आपको जो गोल था वो अचीव हो जाएगा। एक बार गोल अचीव हो गया तो आपकी जो ड्राइव थी, जो प्रोनोट थी, जो आपके अंदर आग जल रही थी, वो अब कम हो जाएगी, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 4th। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय से संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है, दूसरा ऑप्शन वास्तविक जीवन की स्थिति, तीसरा ऑप्शन विषय से संबंधित कहानी, चौथा ऑप्शन किसी संदर्भ में सभी शिक्षार्थियों के लिए सम्मान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अ रियल लाइफ सिचुएशन। तो इस तरह से यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही रहे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।